बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ आतिफ अहमद योर फिज़िक्स टीचर। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पी एन जंक्शन और साथ में डिस्कस करेंगे आई वी करैक्टरिस्टिक्स ऑफ पी एन जंक्शन। आज का हमारा टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक एज अ लॉन्ग तो पेपर में नहीं आता, लेकिन बच्चों इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस और एमसीक्यूज पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहले मैं आपको वो क्वेश्चंस बताना चाहूँगा ताकि आप अपने पास उनको नोट भी कर लें, और दूसरा जब पहले से आपके माइंड में वो क्वेश्चंस मौजूद होंगे तो आप अच्छे तरीके से उनको सीख भी पाएंगे। ओके, चलिए नोट करिए। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे कहा जा सकता है, डिफाइन डिप्लीशन रीजन एंड व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ बाइसिंग ऑन द विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज पोटेंशियल बैरियर एंड व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ बाइसिंग ऑन द पोटेंशियल बैरियर। फिर उसके बाद क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, डिफरेंस बिटवीन द फॉरवर्ड बाइस एंड रिवर्स बाइस पी एन जंक्शन। ठीक है, वो आपने पॉइंट्स की सूरत में इसको लिखना है। उसके बाद एमसीक्यूज में बच्चों आपसे पूछा जा सकता है, नी वोल्टेज क्या होते हैं। नी वोल्टेज के अलावा एक और भी होते हैं, ब्रेक डाउन वोल्टेज। वो मैं यहाँ पर बताऊंगा ब्रेक डाउन वोल्टेज क्या होते हैं। ठीक है, वो 2 पॉइंट एज एमसीक्यूज पेपर में पूछे जा सकते हैं। और फिर उसके बाद ये जीनर इफेक्ट और एवलांच इफेक्ट जो है, ये दोनों जो पॉइंट हैं ये एज एमसीक्यूज भी पूछे जा सकते हैं और एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। राइट, ओके। फिर लास्ट में आपसे यही पूरा टॉपिक ही आएगा, आई वी करैक्टरिस्टिक्स ऑफ पी एन जंक्शन, जिसमें आपने ये ग्राफ बनाने और करंट और वोल्टेज के दरम्यान में रिलेशन को एक्सप्लेन करना है। ठीक है बच्चों, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आपको पता होना चाहिए बच्चों, पी एन जंक्शन को समझने के लिए आपको पी टाइप मटेरियल और एन टाइप मटेरियल की सही से समझ होनी चाहिए, सही से इसका ट्रू कॉन्सेप्ट होना चाहिए, तभी आप इसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ठीक है, बहुत ही आसान और सिंपल सा टॉपिक है, टॉपिक में कोई मसला नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको रिवाइज कराऊंगा, उसके बाद फिर मैं पी एन जंक्शन के ऊपर आपको लेकर आऊँगा। ठीक है, अच्छा, आपने पढ़ा था हमारे पास सेमीकंडक्टर ऐसे मटेरियल होते हैं जिनकी कनेक्टिविटी बिटवीन इंसुलेटर्स एंड कंडक्टर होती है। ठीक है, यानी यहाँ तो ये बहुत अच्छे कंडक्टर भी नहीं होते और ना ही ये बिल्कुल इंसुलेटर होते हैं। ठीक है, इन बिटवीन इसकी कनेक्टिविटी होती है। राइट, ये चीज़ आपने सीखी थी। और आपने ये भी सीखा था, 2 तरह के सेमीकंडक्टर होते हैं। एक जो प्योर फॉर्म में होते हैं जिनको कहा जाता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक इम्प्योर फॉर्म में होते हैं जिनको बोला जाता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, और आपको मैंने ये भी बताया था कि ये जो हमारे पास प्योर फॉर्म में होते हैं ना, उसमें क्या होता है, वो सिलिकॉन के या जर्मेनियम के क्रिस्टल्स पर मुश्तमिल होता है। ठीक है, और सिलिकॉन जो है वो और जर्मेनियम दोनों ग्रुप नंबर 4 से बिलोंग करते हैं। सिलिकॉन जो है वो हमारे पास ग्रुप नंबर 4 में बिलोंग करने की वजह से उसके आखिरी शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अब कोई भी एटम अगर दूसरे से बांड बनाता है, कोई केमिकल रिएक्शन करता है, तो रीज़न एक ही होती है, वो अपने आप को ना स्टेबल करना चाहता है। जैसे हर बंदा अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करता है, ये भी अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करते हैं। ये कैसे स्टेबल होते हैं? अपने आखिरी शेल को पूरा करके। अब इनके आखिरी शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाए तो ये स्टेबल हो जाते हैं। ठीक है, तो कोशिश करेंगे 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने की। तो फिर क्या होता है, ये ऐसा करते हैं कि एक जो सिलिकॉन है ना, वो इधर से किसी दूसरे सिलिकॉन के साथ भी, इधर से चारों तरफ से ना एक एक सिलिकॉन के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन इसका आता है और एक इलेक्ट्रॉन इसका आता है, दोनों का एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाता है। एक इलेक्ट्रॉन इस सिलिकॉन का एक इसका शेयर हो जाता है, एक इसका और एक इसका शेयर हो जाता है, एक इसका और एक इसका शेयर हो जाता है। तो इस तरह देखिए, ये इसके 8 इलेक्ट्रॉन इसके जो है वो पूरे हो जाते हैं और वो स्टेबल हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ना हमारे पास एक सिलिकॉन जो है वो अपने 4 सिलिकॉन के साथ एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। ये देखिए, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर बनती है। इससे प्रीवियस लेक्चर में मैं आपको बड़ी डिटेल से ये चीज़ें सिखा चुका हूँ। ओके, अब प्रॉब्लम पता क्या है? प्रॉब्लम यह है कि इसकी जो कंडक्टिविटी होती है ना, बहुत कम होती है। ठीक है, बहुत लो कंडक्टिविटी होती है इसकी, और अगर टेम्परेचर बहुत कम है या आप कह लें 0 केल्विन टेम्परेचर है, तो फिर तो कनेक्टिविटी इसकी होती ही नहीं है ना, बिल्कुल 0 हो जाती है। ठीक है, फिर जब रूम टेम्परेचर पर आता है तो कोई ना कोई बॉन्ड जो है वो ड्यू टू थर्मल एनर्जी ब्रेक हो जाता है, और फिर वहाँ पे इलेक्ट्रॉन का होल का एक पेयर प्रोड्यूस हो जाता है, वो कुछ ना कुछ करंट को पास करा देता है। ठीक है, कुछ ना कुछ कंडक्टिविटी में इंप्रूवमेंट आती है। ठीक है, तो फिर हम क्या करते हैं, हमने इसकी कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए ना इसमें की थी डोपिंग। ठीक है, और डोपिंग करके फिर हमें जो सेमीकंडक्टर मिले थे उसको हम बोलते थे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, क्योंकि उसमें एक्सटर्नल एटम को, इम्प्योरिटी को हमने ऐड किया था, मिलावट की थी उसके अंदर, डोपिंग की थी हमने इसके अंदर। ठीक है, तो उसको बोलते थे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अच्छा, अब उन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की 2 टाइप्स थी, उनमें से एक जो था बच्चों था हमारे पास पी टाइप और एक था हमारे पास एन टाइप। ठीक है, अच्छा, अब पी टाइप और एन टाइप में क्या फ़र्क है, पहले आपको मैं वो बता देता हूँ। पी टाइप मटेरियल क्या होते हैं और एन टाइप मटेरियल क्या होते हैं। ठीक है,
अब इसमें ना मैंने आपको बता दिया कि ये दोनों जो है ना वो हमारे पास एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कैटेगरी में आते हैं। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बच्चों तब बनते हैं जब आप उसमें ना कोई इंप्योरिटी आइटम ऐड करते हैं। दो तरह की इंप्योरिटीज हम ऐड कर सकते हैं कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। नंबर एक, आप ग्रुप नंबर 3 से ऐड कर सकते हैं आइटम कोई भी, या फिर आप ग्रुप नंबर 5 से कोई आइटम इसके अंदर ऐड करते हैं तो इसकी जो कंडक्टिविटी है वो बढ़ सकती है। ठीक है, अच्छा अब मैं स्टार्ट करूँगा इस एन टाइप मटीरियल से। अगर आप ये जो प्योर सिलिकॉन की या जर्मेनियम की क्रिस्टल है जिसको हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं, उसके अंदर डोपिंग करते हैं फ्रॉम ग्रुप नंबर 5, यानी ग्रुप नंबर 5 से कोई आइटम लेके ना उसमें मिलावट कर देते हैं आप। ठीक है, तो जो हमारे पास मटेरियल बनता है उसको हम बोलते हैं एन टाइप मटेरियल। क्यों एन टाइप कहते हैं, जरा उसको समझिएगा। अच्छा अब ये देखिए, होता यूं है कि जब आप ग्रुप नंबर 5 से कोई आइटम लेते हैं ना, तो ग्रुप नंबर 5 से जितने भी आइटम पाए जाते हैं उनके आखिरी शेल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब वो आप आइटम इसमें ऐड करते हो तो वो क्या करता है, किसी एक सिलिकॉन की जगह पे वो आके फिट होता है। ठीक है, अब फर्ज कर लो यहाँ पे एक सिलिकॉन निकला। अब जब सिलिकॉन निकलेगा तो उसके 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं आखिरी शेल में, वो चारों इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा आपने, तो यहाँ पे 4 डेफिशिएंसी प्रोड्यूस हो जाएंगी। ठीक है, अब उसकी जगह पे ग्रुप नंबर 5 से फास्फोरस लेते हैं आप, वो उसकी जगह फिट कर देते हैं। फास्फोरस के आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अब डेफिशिएंसी थी 4 इलेक्ट्रॉन की। जब फास्फोरस फिट किया उसने एक इधर दे दिया, एक इधर दे दिया, एक इधर और एक इधर, यानी कोवेलेंट बॉन्ड बना ली चारों सिलिकॉन के साथ। 5वां इलेक्ट्रॉन उसके बाद फ्री हो गया। अब देखो इसके फास्फोरस के 2 4 6 8 पूरे हो गए ना, इसको इसकी जरूरत ही नहीं तो वो निकाल देता है उसको। अब ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया और ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो इसकी कंडक्टिविटी का बायस बनता है, इसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज करने का बायस बनता है। अब देखो ये एक जो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुआ है इसको हम चार्ज कैरियर कहते हैं, ये मूव करता है और करंट फ्लो करता है। ठीक है, ओके जी। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, इस पर चार्ज क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। इस नेगेटिव चार्ज होने की वजह से हम इसको एन टाइप कहते हैं, यानी नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। ठीक है, अब जिस एटम से ये निकला है उस एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया और इलेक्ट्रॉन खुद नेगेटिवली चार्ज है। यहाँ पर ये इंप्योरिटी एटम जो मैंने शो किए हैं पॉजिटिव साइड, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ये सारे इंप्योरिटी एटम्स हैं और इनसे निकले हुए इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर देख सकते हैं नेगेटिव 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 इलेक्ट्रॉन ब्लू कलर के। ठीक है, अच्छा जी, तो इस वजह से ना हम क्या कहते हैं जी, हमारे पास नेगेटिव टाइप है, क्योंकि जब भी आप ग्रुप नंबर 5 से इंप्योरिटी ऐड करोगे तो वहां से इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होंगे और वो इलेक्ट्रॉन जो है वो कंडक्शन का बायस बनते हैं। क्योंकि ये इसमें नेगेटिव इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं तो इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो हम उसको बोलते हैं एन टाइप या नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, अच्छा अब इस तरह की जो हमारे पास सेमीकंडक्टर होते हैं उसके अंदर जो है वो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो हम कहते हैं जी इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे मेजोरिटी चार्ज कैरियर है, लेकिन यहाँ पे कुछ ना कुछ होल भी मौजूद होते हैं। अब आप सोचेंगे सर होल कैसे प्रोड्यूस होंगे। बच्चों ये सराउंडिंग से कुछ हीट वगैरह एब्जॉर्ब कर लेता है जिससे बॉन्ड ब्रेक होता है और बॉन्ड ब्रेक होकर इलेक्ट्रॉन होल का पेयर प्रोड्यूस होता है। ये देखो इलेक्ट्रॉन होल का पेयर, ये देखो इलेक्ट्रॉन होल का पेयर, ये यहाँ पर भी कहीं होगा, ये देखो इलेक्ट्रॉन होल का पेयर। तो इलेक्ट्रॉन होल का जो पेयर प्रोड्यूस हुआ ना, ठीक है, इसकी वजह से यहाँ पर कुछ होल्स भी आ जाते हैं। ठीक है, और लेकिन ये होल इस इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में तादाद में बहुत ही कम होते हैं, इसलिए हम कहते हैं ये होल यहाँ पर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मेजोरिटी चार्ज कैरियर है। और ये जो पॉजिटिव पॉजिटिव नजर आ रहे हैं ये हमारे पास इंप्योरिटी एटम्स हैं। ठीक है, लेकिन जब मैं इसको यहाँ पे शो करूंगा तो मैं इंप्योरिटी एटम्स को शो नहीं करूंगा, मैं सिर्फ यहाँ पे ऐसे डॉट डॉट शो करूंगी। आप देख सकते हैं ये इलेक्ट्रॉन है, तो ये एन टाइप मटेरियल बन गया हमारे पास। ठीक है, और ये बता दूं कि ओवरऑल ये जो हमारे पास मटेरियल होता है वो इसकी जो क्रिस्टल है वो क्या होती है, वो न्यूट्रल होती है, तो कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, यहाँ पर भी देख सकते हैं अगर ये पॉजिटिव है तो साथ ये नेगेटिव भी है, मिलकर न्यूट्रल, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव मिलकर न्यूट्रल, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव मिलकर न्यूट्रल, ये भी न्यूट्रल ये भी न्यूट्रल, तो ओवरऑल क्रिस्टल हमारी क्या होती है, न्यूट्रल होती है। ठीक हो गया, ओके बच्चों। उसके बाद फिर हम बात करते हैं जी पी टाइप मटेरियल की। अगर आप ग्रुप नंबर 3 से कोई इंप्योरिटी लेके इसमें ऐड कर देते हैं तो याद रहे ग्रुप नंबर 3 से जो भी आइटम लोगे उसके आखिरी शेल में होंगे 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब वो क्या करेगा, एक सिलिकॉन को रिप्लेस करेगा। तो सिलिकॉन जब जाएगा तो उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन थे आखिरी शेल में, वो बॉन्डिंग में इस्तेमाल थे, वो चारों ले जाएगा अपनी, तो 4 डेफिशिएंसी प्रोड्यूस होंगी। उसकी जगह पे आपने फिट कर दिया जाके एल्यूमिनियम को, एल्यूमिनियम के पास थे ही 3, तो वो एक इलेक्ट्रॉन इधर कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, इधर इस्तेमाल हो जाएगा, एक इधर कोवेलेंट बॉन्ड में इस्तेमाल हो जाएगा, एक इधर कोवेलेंट बॉन्ड में इस्तेमाल हो जाएगा। ये बेचारा इंतजार करता रहेगा भाई मेरा इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, अब इसके पास थे ही 3 आखिरी शेल के अंदर। ठीक है, तो इस तरह यहाँ पर जो है वो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी प्रोड्यूस हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी को हम यहाँ पे होल से शो कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, और ये हमारे पास जो होल आ गया, ठीक है, ये भी हमारे पास कहलाता है जी, इसको हम कहते हैं चार्ज कैरियर। ठीक है, ये भी वजह बनता है चार्ज के फ्लो करने का, इसको भी चार्ज कैरियर कहते हैं। अब बच्चे सोचते हैं कि ऐसा किस तरह हो सकता है, तो बच्चों वो इस तरह होता है कि देखिए यहाँ पर एक होल है ना, तो साथ वाले एटम से इलेक्ट्रॉन आके उसको होल को फिल कर देता है, तो फिर यहाँ होल प्रोड्यूस हो जाता है, साथ वाले एटम से इलेक्ट्रॉन फिल करेगा वहाँ पर होल प्रोड्यूस हो जाएगा। तो इस तरह से ये होल है, ये भी चार्ज के फ्लो करने का बायस बनता है, इसको भी हम चार्ज कैरियर ही मानते हैं। ठीक है, और हम ये मानते हैं कि होल जो है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, असल में ये होल कुछ भी नहीं है, ये डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि इसके ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज है। तो ओवरऑल तो क्रिस्टल क्या होती है,
हमारे पास न्यूट्रल होती है। अगर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज सपोज करेंगे तो फिर इंप्योरिटी आइटम को हमें नेगेटिव करना पड़ेगा। तो ये नेगेटिव और होल पे पॉजिटिव न्यूट्रल, ये पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल, पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल, पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल, न्यूट्रल न्यूट्रल न्यूट्रल, इसलिए ओवरऑल क्रिस्टल क्या होती है, न्यूट्रल। ठीक है, तो पी टाइप मटेरियल के अंदर जो है वो हमारे पास होल्स प्रोड्यूस हो जाते हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हम मानते हैं, इसलिए हम कहते हैं ये पॉजिटिव टाइप या फिर हमारे पास पी टाइप सेमीकंडक्टर है। ओके बच्चों, अब यहां पर जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे ना वो होंगे जी हमारे पास ये होल्स। ठीक है, ये होल मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, लेकिन कुछ ना कुछ यहां पर आपको इलेक्ट्रॉन भी ब्लू कलर के नजर आ रहे होंगे। ये क्यों प्रोड्यूस होते हैं, सेम रीजन बच्चों, थर्मल एनर्जी जो साइडों से इसने सराउंडिंग से एब्जॉर्ब की, बॉन्ड ब्रेक होता है, उससे इलेक्ट्रॉन होल का पेयर प्रोड्यूस होता है। इस तरह यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भी प्रोड्यूस हो जाते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन यहाँ पे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है, होल यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है, होल यहाँ पे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है। जब मैं इसको यहाँ पे ड्रा करूंगा तो मैं इसके भी ये नेगेटिव नेगेटिव इंप्योरिटी आइटम्स को शो नहीं करूंगा, बल्कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ऐसे होल्स बनाऊंगा। ठीक है बच्चों, ओके तो ये आपने सीख लिया जी पी टाइप मटेरियल क्या होता है और एन टाइप मटेरियल क्या होता है। अब मैं आपको लेके आता हूँ जी पी एन जंक्शन के ऊपर। ठीक है, आप कोई भी सिलिकॉन की या जर्मेनियम की प्योर जो है वो क्रिस्टल ले लो और उसके एक एंड को ना वहाँ पे आप पेंटावेलेंट इंप्योरिटी ऐड करो और दूसरे एंड पे ना आप ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी ऐड करो। जिस एंड पे आप जो है वो पेंटावेलेंट इंप्योरिटी ऐड करोगे वहाँ पर जो है वो एन टाइप सेक्शन बन जाएगा। ठीक है, वहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे और जिधर से आपने जो है वो थर्ड ग्रुप से इंप्योरिटी ऐड की, यानी ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी ऐड की, वहाँ पे बहुत सारे होल्स प्रोड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, अब जब ये एक तरफ हमारे पास आगे इलेक्ट्रॉन्स, एक तरफ आगे हमारे पास होल्स, ये दोनों आगे बढ़ते जाएंगे इस तरह से, तो इन दोनों के दरमियान में एक कनेक्शन, क्योंकि जंक्शन कहते हैं दो चीज़ों का मिलना। यहाँ पर एक पॉइंट आएगा जहाँ पर ये हमारे पास एन टाइप मटेरियल और ये पी टाइप मटेरियल दोनों मिलेंगे। जिस पॉइंट में मिलते हैं ना, मिलने वाले पॉइंट को हम बोलते हैं जंक्शन। ठीक है, तो ये बन जाएगी हमारे पास पी एन जंक्शन। इसको हम पेपर में यूं लिखेंगे, p-n junction is formed when a crystal of silicon or germanium is grown in such a way that its one half is doped with the trivalent impurity and the other half is doped with the pentavalent impurity। ठीक है, सिलिकॉन या जर्मेनियम की क्रिस्टल लेके इस तरह करो कि उसका एक एंड जो है वो ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी से डोप करो, दूसरा जो है पेंटावेलेंट इंप्योरिटी से डोप करो, एक एंड एन टाइप रीजन बन जाएगा, एक पी टाइप रीजन मिल जाएगा। जहां पे एन टाइप पी टाइप मिलेंगे उस पॉइंट को हम जंक्शन कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास एक पी एन जंक्शन बन जाएगी। ठीक है बच्चों, अच्छा जी, अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब पी एन जंक्शन को सिंबॉलिकली ना हम इस तरह से शो करते हैं। ठीक है, ये साइड पी होती है और ये साइड एन होती है और इसी को हम डायोड भी कहते हैं, इसी पी एन जंक्शन को हम डायोड भी कहते हैं। ओके बच्चों, ठीक है जी, अब इससे आगे बढ़ते हैं जी। अब देखो होता क्या है कि जैसे यहाँ पर ये दोनों मिलते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, यहाँ से इस जंक्शन को क्रॉस करके इधर आ जाएंगे, क्योंकि इधर होल्स हैं, होल का मतलब है डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मौजूद है तो इलेक्ट्रॉन मूव करे, मोबाइल इलेक्ट्रॉन है, मूव करते हुए किधर आ जाएंगे जी, होल की तरफ आ जाएंगे और होल को क्या कर देंगे, फिल कर देंगे। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से इससे निकल के इधर आएगा, ठीक है, तो जरा देखो होगा क्या। यहाँ पर जो है ना, ये था हमारे पास एन टाइप रीजन। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव आयंस भी हैं और ये हमारे पास नेगेटिव जो है इलेक्ट्रॉन भी है, इसलिए ओवरऑल ये क्रिस्टल जो है वो न्यूट्रल होती है। लेकिन अगर इतने रीजन से मैं यहाँ पे ऐसे एक लाइन लगा के ये इलेक्ट्रॉन निकाल देता हूँ, ये भी निकाल देता हूँ, ये भी निकाल देता हूँ, तो अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव आयन बच जाएंगे। ठीक है, तो जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर डिफ्यूज कर जाते हैं तो यहाँ पर इस रीजन के अंदर अब सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव आयंस बच चुके हैं। अब यहाँ पर जो है वो कोई इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं रहा। ठीक है, अब इस रीजन में देखिए, यहाँ पर मैं इधर ऐसे लाइन लगाता हूँ, इधर होल्स भी थी और नेगेटिव आयंस भी थे। ठीक है, अब क्या होता है जी, जब ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आए हैं तो वो इन होल्स को फिल कर देते हैं। अब होल अगर फिल हो जाएगी तो पीछे क्या रह जाएगा, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव आयंस रह जाएंगे। तो इस तरह से जब इलेक्ट्रॉन इधर से निकल कर इधर आते हैं तो एक तरफ पॉजिटिव आयंस की लेयर बन जाती है और एक तरफ नेगेटिव आयंस की लेयर बन जाती है। ठीक है, और याद रहे अब इस रीजन के अंदर ये जो इतना रीजन बना है, इस रीजन के अंदर कोई भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन या होल मौजूद नहीं रहता। और याद रहे ये जो रीजन हमारे पास बन गया है जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन या होल मौजूद नहीं है, हम कहते हैं ये रीजन चार्ज कैरियर से आजाद है, फ्री ऑफ चार्ज कैरियर। यहां पे कोई चार्ज कैरियर मौजूद नहीं। याद रहे चार्ज में और चार्ज कैरियर में फर्क है बच्चों। चार्ज आपके पास ये चार्ज बॉडी, ये भी आयन है, पॉजिटिव नेगेटिव आयन, ये चार्ज बॉडी है, लेकिन चार्ज कैरियर नहीं है। चार्ज कैरियर कहते हैं जो चार्ज को लेकर चले, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाता है ना, चार्ज को लेकर जाता है, चार्ज को कैरी करता है, इसको बोलते हैं चार्ज कैरियर। होल्स मूव करती है ना तो पॉजिटिव चार्ज को लेकर जाती हैं, तो उसको बोलते हैं चार्ज कैरियर। ठीक है, तो इस रीजन के अंदर चार्ज कैरियर खत्म हो जाते हैं, सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव आयन रह जाते हैं। पहले ये पूरी की पूरी न्यूट्रल थी, अब सिर्फ इतना इतना हिस्सा न्यूट्रल है। ठीक है, जो इतना इतना हिस्सा ये चार्ज पार्ट बन गया। अब यहां से ये पहले पूरी की पूरी न्यूट्रल थी, लेकिन अब जो है वो यहां पर इतना इतना हिस्सा चार्ज आ गया, बाकी न्यूट्रल है। ठीक है, लेकिन इस रीजन के अंदर कोई भी अब चार्ज कैरियर मौजूद नहीं है। तो इस रीजन को, जिस रीजन में कोई चार्ज कैरियर मौजूद नहीं है, इसको हम बोलते हैं डिप्लीशन रीजन। ठीक है बच्चों, अच्छा जी, अब इन्हीं पॉइंट्स को ना यहाँ पर आपने लिखना भी है
एट जंक्शन, जंक्शन के ऊपर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एन टाइप फिल द वैकेंसीज इन द पी टाइप रीजन। इलेक्ट्रॉन यहां से एन टाइप से निकलते हैं और पी टाइप के अंदर मौजूद जो वैकेंसीज है ना, ये होल को वैकेंसीज कह रहे हैं, इनको फिल कर देते हैं। ठीक है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस आर फॉर्म्ड। वैसे भी अंडरस्टूड सी बात है भाई, देखो जिस एटम के से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है उस पर क्या चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। यहां से इलेक्ट्रॉन निकल के इधर गए तो यहां वाले जितने भी एटम थे उन पे सबके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, ओके अब यहां पर जितने भी एटम थे जिनके पास होल थी, उन्होंने इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब किया। जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करता है उस पर क्या चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो यहां पर नेगेटिव आयंस की लेयर बन गई, यहां पर पॉजिटिव आयंस की लेयर बन गई। यही बात बताई जा रही है अभी, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस आर फॉर्म्ड। जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां इधर जाएंगे, इधर पॉजिटिव आयन की लेयर बनेगी, इधर नेगेटिव आयंस की लेयर बनेगी। ओके, आयंस क्रिएट एन इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम एन टू पी। तो यहां पर ये जो पॉजिटिव और ये नेगेटिव बन गए, ये समझो कि एक पॉजिटिव प्लेट बन गई, ये नेगेटिव प्लेट बन गई, तो इधर से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाती है, डेवलप हो जाती है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है बच्चों, ओके दिस इलेक्ट्रिक फील्ड स्टॉप फर्दर डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे सेटअप हुई है, ये फर्दर डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन को यहां से रोक देती है। कैसे रोक देती है मैं आपको बताता हूं, देखो जरा बच्चों, अब आपने ये चीज बड़े ध्यान से समझनी है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अक्सर इसमें कंफ्यूजन रह जाती है। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो यहाँ से यूं है। ठीक है, इधर जो है वो पॉजिटिव आयन, ये भी पॉजिटिव आयन, ये भी पॉजिटिव आयन, इधर नेगेटिव आयन, नेगेटिव आयन और ये भी नेगेटिव आयन। ठीक है, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ऐसे बनती है, ये इस तरह से कुछ ऐसे। ठीक है, अच्छा अब इसकी जो डायरेक्शन है ना इलेक्ट्रिक फील्ड की, ई की डायरेक्शन ये है, ये आगे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ई। बच्चों याद रहे कि ये जो होल्स होते हैं ना, होल्स, इनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो होल इसकी डायरेक्शन में ट्रैवल कर सकते हैं, ये होल इसकी डायरेक्शन में ट्रैवल कर सकती हैं, और इलेक्ट्रॉन जो है इसकी डायरेक्शन में ट्रैवल नहीं कर सकते। अगर मैं इलेक्ट्रॉन को इधर से इधर लेके जाना चाहूँ, इलेक्ट्रॉन को तो वो ट्रैवल नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा इलेक्ट्रॉन किधर ट्रैवल कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में ट्रैवल करते हैं, इधर को। अगर इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे तो ये जा सकते हैं। ठीक है ना, अगर मैं होल को बोलूं कि होल यहां से इधर लेके जाऊं होल, तो होल इधर से इधर नहीं जा सकती। तो मैंने क्या सिखाया आपको कि जो हमारे पास होल जो होते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करेंगे, वो मूव कर सकते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो है वो इसकी डायरेक्शन के अपोजिट मूव कर सकते हैं, ये वाले। ठीक है, तो ये दो पॉइंट आपने याद रखने, ये वाले दो पॉइंट। देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर है तो होल इस डायरेक्शन में जा सकते हैं और इलेक्ट्रॉन उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा सकते हैं। ये पॉसिबिलिटीज है इलेक्ट्रॉन के मूव करने की। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डेवलप हुई है इधर से इधर को। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर से इधर नहीं जा सकते, क्यों, इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑपोजिट में मूव करते हैं, ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये इधर के इधर नहीं आ सकते, इन द डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकते। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने क्या कर दिया, इधर से इधर आने वाले इलेक्ट्रॉन को रोक दिया। ठीक है, मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स की बात कर रहा हूं, वो मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, वो इधर से इधर आप ट्रैवल करके नहीं जा सकते। अब यहाँ पर देखो इधर होल्स है। ठीक है, होल जो है वो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो मूव कर सकती हैं, अपोजिट में मूव नहीं कर सकते। ये चीज आपको सिखाई मैंने। तो होल इधर से इधर जाना चाहते हैं लेकिन जा नहीं सकते, क्यों, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट में, तो ये इनको इधर से इधर जाने नहीं देगी। तो इस तरह से जो मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स हैं इधर भी और इधर भी, उनको उनकी जो फर्दर डिफ्यूजन है वो रोक दी जाती है, इधर से इधर मूवमेंट को रोक दिया जाता है। इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है दिस इलेक्ट्रिक फील्ड स्टॉप फर्दर डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब एक बार ये इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गई तो ये फर्दर डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन को रोक देती है। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे डिफाइन करना है डिप्लेशन रीजन को। तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ भाई, पी एन जंक्शन पे आके ना एक ऐसा रीजन बन जाता है जहां पर चार्ज कैरियर्स यानी इलेक्ट्रॉन एंड होल्स मौजूद नहीं होते। इतना रीजन जो है इसमें पॉजिटिव नेगेटिव आयन मौजूद हैं, बट चार्ज कैरियर मौजूद नहीं है। चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन और होल को कहते हैं हम, वो चार्ज कैरियर यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो जो रीजन फ्री ऑफ चार्ज कैरियर है उस रीजन को हम बोलते हैं डिप्लेशन रीजन। यहाँ पे इसको अब यूं डिफाइन करेंगे, एट द जंक्शन a region free from the charge carriers formed and this region is known as depletion region. Okay? अच्छा, डिप्लेशन रीजन किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है वो बता दूं मैं आपको। एक तो नेचर, मटेरियल की नेचर कौन सी है, मटेरियल की नेचर पे डिपेंड करता है इसकी क्या विड्थ बनेगी। उसके बाद नंबर ऑफ 2 टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो डिप्लेशन रीजन की विड्थ जो है वो कम हो जाएगी। नंबर 3 पे बाइसिंग, बाइसिंग में सिखाऊंगा आपको, ये फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग किसी को हमने डिटेल से डिस्कस करना है। बाइसिंग भी जो है वो इफेक्ट करती है। ठीक है बच्चों, ओके। अब क्योंकि इसको अभी हमने डिटेल से डिस्कस करना है इसलिए मैं यहाँ पर आपको नहीं बता रहा, ये दो चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। तीसरी चीज़ आ जाती है पोटेंशियल बैरियर। पोटेंशियल बैरियर क्या होता है, ये भी आपसे क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है। अब वो समझिए पोटेंशियल बैरियर क्या होता है। बच्चों देखो, अब यहाँ पे एक तरफ जो है वो पॉजिटिव आयंस की लेयर बन गई है और एक तरफ नेगेटिव आयन की लेयर बन गई, तो यानी ये वाला एंड जो है वो पॉजिटिव बन गया, ये वाला एंड जो है वो नेगेटिव बन गया। तो इसके और इसके दरमियान में एक पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। जैसे सेल और बैटरी होती है ना, एक एंड हाई पोटेंशियल पर पॉजिटिव, एक एंड लो पोटेंशियल पर वो नेगेटिव, है ना। तो हाई और लो के दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस होता है जिसको हम EMF ऑफ द सेल कहते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पर ये वाला एंड पॉजिटिव बन गया, ये वाला एंड नेगेटिव बन गया, ये हाई पोटेंशियल पर चला गया, ये लो पोटेंशियल पर चला गया, तो यहाँ पर पोटेंशियल का एक डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। बच्चों पोटेंशियल के इस डिफरेंस को हम पोटेंशियल बैरियर कहते हैं। बैरियर क्यों कहते हैं,
बैरियर इस वजह से कहते हैं क्योंकि देखो ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव एंड बने हैं ना, ये पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट हुआ, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आई है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रही है, ये फर्दर डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन को रोक रही है, इलेक्ट्रॉन को इधर नहीं जाने दे रही, होल को उधर नहीं जाने दे रही। तो बैरियर का मतलब क्या होता है, रुकावट। तो ये जो पोटेंशियल डेवलप हुआ ना यहाँ पर, वो पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इलेक्ट्रॉन की या होल्स की डिफ्यूजन को रोक देती है, उनको ऐसे स्टॉप कर देती है। ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं ये पोटेंशियल बैरियर है। ये ऐसा पोटेंशियल है जो कि इलेक्ट्रॉन की फर्दर डिफ्यूजन को रोक देता है, इसलिए हम इसको पोटेंशियल बैरियर कहते हैं। ये पोटेंशियल की एक रुकावट है। हम इसको यूं डिफाइन करते हैं, अ पोटेंशियल डिफरेंस इज फॉर्म्ड अक्रॉस द डिप्लीशन रीजन ड्यू टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस इज कॉल्ड पोटेंशियल बैरियर। ठीक है, तो पॉजिटिव नेगेटिव आयंस जो इस डिप्लीशन रीजन पर बनते हैं, इसकी वजह से एक जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है, जिसको हम पोटेंशियल बैरियर कहते हैं। और ये पोटेंशियल बैरियर क्या करता है, रोकता है फर्दर डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि इसी से इलेक्ट्रिक फील्ड बनी है और इलेक्ट्रिक फील्ड इसको रोकती है। ओके जी, अब ये भी अलग अलग इसकी वैल्यू होती है। अगर हम सिलिकॉन की बात करेंगे तो सिलिकॉन के अंदर ये 0.7 वोल्ट का पोटेंशियल बैरियर होता है, और अगर जर्मेनियम की बात करेंगे तो ये 0.3 वोल्ट का पोटेंशियल बैरियर होता है। ठीक है, ओके, ये दो पॉइंट आपने याद रखने हैं, ये एमसीक्यूज में अक्सर आपसे पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिए। सिलिकॉन में 0.7 वोल्ट का पोटेंशियल बैरियर होता है और जर्मेनियम के अंदर 0.3 वोल्ट का पोटेंशियल बैरियर होता है। अब हम बच्चों आगे बढ़ते हैं जी और बात करते हैं जी हमारे पास पोटेंशियल बैरियर की ग्राफ की। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो एक तरफ थी ना ये वाली साइड, ये थी नेगेटिव साइड और ये थी हमारे पास पॉजिटिव साइड। तो इसको नेगेटिव को लो पोटेंशियल माना जाता है और पॉजिटिव को हाई पोटेंशियल माना जाता है। ठीक है, तो ये एक लेवल था, ये था हमारे पास ये पी साइड पे नेगेटिव आयन बनी है ना, इसको लो पोटेंशियल रखा गया। अब जो ये एन साइड है, इधर पॉजिटिव आयन बनी है, इसको हाई पोटेंशियल माना जाएगा। तो इसका पोटेंशियल का लेवल ये था, लेकिन जब जो एन साइड है उसकी तरफ पोटेंशियल का लेवल जो है वो बढ़ता जा रहा है, तो इस तरह ये हाई लेवल पर चला गया और ये लो लेवल पर चला गया। तो इसके अंदर ना पोटेंशियल का एक डिफरेंस क्रिएट हो गया। उस पोटेंशियल के डिफरेंस को हम V0 से डिनोट करते हैं, यही कहलाता है बच्चों हमारे पास पोटेंशियल बैरियर। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं जी ये फॉरवर्ड बायस जंक्शन क्या होती है। बड़े ध्यान से समझना है इसको बच्चों। अगर आप एक पीएन जंक्शन लेते हैं और उसके पी टाइप मटेरियल जो है उसको, या पी टाइप रीजन जो है उसको आप बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और एन टाइप रीजन को ना बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से आप कनेक्ट कर देते हो। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ये जो पी इंजेक्शन कहलाएगी वो फॉरवर्ड बायस कहलाती है। इसको हम यूं लिखेंगे पेपर के अंदर, व्हेन पी टाइप रीजन इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव एंड एन टाइप रीजन इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, देन द पी इंजेक्शन विल बी फॉरवर्ड बायस्ड। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ पे आपने दो चीज़ें सीखनी है। पहली चीज़ ये कि जब आप पी जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करते हैं तो फिर इसकी जो डिप्लीशन रीजन है उसकी विड्थ पे क्या असर पड़ता है, नंबर वन चीज़, और दूसरा पोटेंशियल बैरियर में कैसा चेंज रहता है, दूसरी चीज़। ये दो चीज़ें अभी आपने ध्यान से सीखनी है। अब मैं आपको पहले बता चुका हूँ बच्चों कि हमारे पास जो डिप्लीशन रीजन होता है ये ऐसा रीजन होता है जो चार्ज कैरियर से आज़ाद होता है, उसके अंदर होल्स नहीं होते, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं होते। तो मैं समझाने के लिए ना यहाँ पर एक ईजी से तरीके से समझाता हूँ आपको, एक बार ये याद हो गया उसके बाद फिर मैं आपको इसका कंसेप्ट भी दे देता हूँ। तो देखो ये हमारे पास फर्स्ट कर लो छोटा सा रीजन बन गया था यहाँ पर, ये तो कम है ना, इनिशियली पहले इतना था, ये आप देख सकते हैं इतना बड़ा रीजन था ये। ठीक है, इसके अंदर कोई होल या इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है, लेकिन जब आपने इसको फॉरवर्ड बायसिंग में कनेक्ट किया, यानी कि इसका एन टर्मिनल नेगेटिव से और पी टर्मिनल पॉजिटिव से कनेक्ट किया, तो एन नेगेटिव है और यहाँ पर एन टाइप में जो इलेक्ट्रॉन है वो भी नेगेटिव है, तो ये इसको क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। रिपेल करके किधर को पुश करेंगे, इसको इस तरफ को पुश करेंगे ऐसे। तो समझ लो कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो इस रीजन में जबरदस्ती इंटर कर दिए जाते हैं, यहाँ पे ऐसे इलेक्ट्रॉन आ गए। तो जिस रीजन के अंदर इलेक्ट्रॉन शामिल हो गए, दाखिल हो गए, अब वो रीजन तो अब डिप्लीशन रीजन नहीं कहलाएगा ना, क्योंकि डिप्लीशन रीजन तो वो होता है जो कि चार्ज कैरियर से आजाद होता है। इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरियर है, अगर इस रीजन में चार्ज कैरियर आ गए तो अब ये डिप्लीशन रीजन नहीं कहलाएगा। ठीक है, अच्छा दूसरी तरफ देखो ये पी साइड है, पी साइड में होल्स होते हैं और होल्स को हम पॉजिटिव मानते हैं। तो पॉजिटिव को बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल रिपेल करेगा और रिपेल करता हुआ ना बच्चों इस तरफ को ऐसे धकेलेगा, तो दोनों तरफ से इसको ऐसे पुश मिलता है। तो जरा सोचो फिर क्या होगा, जो डिप्रेशन रीजन की विड्थ है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ठीक है, तो यहां से जबरदस्ती जो होल है वो इस रीजन में इंटर कर दिए जाएंगे, ऐसे ये होल्स इंटर कर दिए इसके अंदर। तो अब इस रीजन में होल्स इंटर कर दिए, अब यहां पर भी चार्ज कैरियर आ गए, यहां पर भी चार्ज कैरियर आ गए। अब ये भी डिप्रेशन रीजन में नहीं आता, अब ये भी डिप्रेशन रीजन में नहीं आता, सिर्फ सेंटर का रीजन ये थोड़ा रह गया। तो जब आप इसकी फॉरवर्ड बायसिंग करते हैं तो फॉरवर्ड बायसिंग के दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन्स को होल को एक पुश मिलता है, ऐसे दोनों तरफ से पुश करते हैं और यहाँ पे हमारे पास डिप्रेशन रीजन है वो कम हो जाता है। ये तो था आपको समझाने के लिए, छोटा सा आपको याद रखने के लिए मैंने तरीका बता दिया। असल में क्या हो रहा होता है, असल में ये हो रहा होता है बच्चों के, यहाँ पर देखो इधर जो है वो दो लेयर नेगेटिव आयंस की, दो लेयर पॉजिटिव आयंस की है। ठीक है, जब आप इसकी फॉरवर्ड बायसिंग करते हैं ना तो बैटरी क्या करती है, इस रीजन में से इलेक्ट्रॉन को छीन कर लाती है और इधर ट्रांसफर कर देती है। अब यहाँ पर एक नेगेटिव आयन पड़ा हुआ था, ठीक है, ये नेगेटिव आयन नेगेटिव इसलिए क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन को अब्जॉर्ब किया हुआ था। बैटरी उसे इलेक्ट्रॉन छीन के वापस इधर ले जाती है। जब इसे इलेक्ट्रॉन छीन लिया जाएगा तो ये अब नेगेटिव नहीं रहेगा, इससे इलेक्ट्रॉन छीन लिया जाएगा ये भी नेगेटिव नहीं रहेगा, इससे भी इलेक्ट्रॉन छीन लिया जाएगा ये भी नेगेटिव नहीं रहेगा। तो तीन इलेक्ट्रॉन जब बैटरी छीन के इधर लेकर जाएगी ना तो ये तीनों के तीनों जो है इन पर नेगेटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, सिर्फ एक लेयर रह जाएगी, वो यहाँ पर ही आ गई। अब वो तीनों इलेक्ट्रॉन लाके इधर फेंकेगी बैटरी। अब देखिए इस पर पॉजिटिव चार्ज क्यों था,
क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को खोया था। तो जब इलेक्ट्रॉन वापस इसको मिलेगा तो ये पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, जब इलेक्ट्रॉन इसको मिलेगा इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, जब इलेक्ट्रॉन इसको मिलेगा इसका पॉजिटिव चार्ज भी खत्म हो जाएगा, तो एक और पॉजिटिव आयंस की लेयर भी खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पे अब आपको एक एक लेयर जो है वो नजर आ रही है। तो असल में ये कंसेप्ट होता है कि एक तरफ से इलेक्ट्रॉन को निकाल के दूसरी तरफ में शिफ्ट किया जाता है। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो हमारे पास इसकी जो आयंस की जो लेयर थी वो कम हो जाती है। ठीक है, वो आयंस की लेयर ही असल में डिप्लीशन रीजन बना रही होती है। तो इस तरह देख सकते हैं कि अब यहाँ पर जो है वो हमारे पास एक आयन की लेयर यहाँ रहेगी और एक यहाँ पर रहेगी। डिप्लीशन रीजन की जो विड्थ है वो कम हो गई है। पहले विड्थ कितनी थी, इतनी विड्थ थी, अब कितनी होगी, उससे कम हो गई है। तो याद रख लो, ये मैंने आपको दो तरीकों से समझा दिया। एक ये कि आपको अगर मतलब कि थोड़ा सा कंसेप्ट में मसला आ रहा है तो आप ये टेक्निक इस्तेमाल करते हुए इसको समझ सकते हैं कि दोनों तरफ से पुश मिलता है। इधर से ये नॉर्थ इधर को ये जो इलेक्ट्रॉन इधर को आते हैं, इधर से ये होल इधर को आते हैं, दोनों पुश करते हैं तो डिप्लीशन रीजन की विड्थ कम हो जाती है। बाकी कंसेप्ट भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। ठीक है, अच्छा अब देखो, पहले जो है वो ज्यादा हमारे पास इधर पॉजिटिव थे, इधर ज्यादा नेगेटिव थे, तो पोटेंशियल का ज्यादा डिफरेंस था। ये ज्यादा हाई था, ये ज्यादा लो था। तो आप देखें यहाँ पर जो है वो इसका गैप ज्यादा था। ये हमारा एक हाई पोटेंशियल और ये लो पोटेंशियल, इनमें डिफरेंस ज्यादा था। लेकिन जब आपने फॉरवर्ड बायसिंग की है, ठीक है, और फॉरवर्ड बायसिंग में हमने जो यहाँ पे बैटरी लगाई होती है वो धीरे धीरे उसके वोल्टेज हम बढ़ा सकते हैं, यानी वेरिएबल पोटेंशियल वो प्रोवाइड करती है। रफ्ता रफ्ता आप उसके वोल्टेज को बढ़ाते जाते हैं तो वैसे वैसे इनके दरमियान में जो आयंस की लेयर है वो कम होती जाती है, डिप्लीशन रीजन नैरो होता जाता है। ठीक है, और जो पोटेंशियल बैरियर है वो भी कम होता जाता है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि देखिए अब इसका जो पोटेंशियल का डिफरेंस है वो कम हो गया। पहले इतना ज्यादा डिफरेंस था, अब डिफरेंस जो है वो कम हो गया, गैप कम हो गया, इसका गैप जो है वो कम हो गया। तो यहाँ पर पोटेंशियल बैरियर जो है वो रिड्यूस होगा। तो ये दोनों बातें आपने यहाँ पर लिखनी है। विड्थ ऑफ द डिप्लीशन रीजन डिक्रीज करती है फॉरवर्ड बायसिंग के अंदर। और नंबर 2 हमारे पास जो है वो पोटेंशियल बैरियर आल्सो डिक्रीज। पोटेंशियल बैरियर भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। किस तरह से कम हो रहा होता है मैं उसकी वजह भी आपको सिखा देता हूँ। देखो फर्स्ट कर लो कि हमारे पास ये सिलिकॉन की है और सिलिकॉन के क्रिस्टल में कितना होता है जी, हमारे पास पोटेंशियल बैरियर 0.7 वोल्ट का होता है। ठीक है, अब आपने यहाँ पे वेरिएबल जो है वो सोर्स लगाया हुआ, यहाँ पर मैंने ये शो किया इस डायग्राम में। तो आप ऐसा ऐसा इसका पोटेंशियल बढ़ाते हो। आपने 0.1 वोल्ट किया तो वो क्योंकि अपोजिट में होता है ना, ये देखो इसका ये पॉजिटिव है ना, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा इधर को ऐसे, और ये इसका पॉजिटिव इधर नेगेटिव इधर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है इधर को। तो अगर देखा जाए तो ये और ये दोनों पोटेंशियल एक दूसरे के साथ अपोजिट होते हैं। ठीक है, इसलिए इनको माइनस किया जाता है। तो आपने अगर एक्सटर्नल पोटेंशियल अप्लाई कर दिया 0.1 वोल्ट का, तो जो रिजल्टेंट मिलेगा वो मिलेगा 0.6 का, कम हो गया ना 0.6 वोल्ट। अच्छा फिर आप क्या करते हो जी, आप ऐसा करते हो 0.7 वोल्ट से जो है ना 0.1 वोल्ट से थोड़ा सा बढ़ाते हो, इसको 0.2 वोल्ट ले जाते हो। ठीक है, ये 0.7 वोल्ट ही है जो इसके अंदर था। ठीक है, आपने इसको बढ़ा के अगर 0.2 वोल्ट पे कर दिया एक्सटर्नल पोटेंशियल, तो इससे कम होकर कितना रहेगा जी, 0.5 वोल्ट रहेगा। इसी तरह से करते करते जैसे आप ये पोटेंशियल बढ़ाते रहते हो, ठीक है, तो जो रिजल्टेंट आपको मिल रहा होता है यहाँ पे बैरियर वो कम होता जाता है। ठीक है, फर्स्ट कर लो आप 0.7 वोल्ट इसका वो था और आपने 0.7 वोल्ट ही अप्लाई कर दिया बाहर, तो फिर पीछे क्या रहेगा जी, 0 वोल्ट का, तो पोटेंशियल बैरियर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से आपने क्या सीखा, जैसे रफ्ता रफ्ता आप इस पोटेंशियल को बढ़ाते जाते हो 0.1, 0.2, 0.3, तो वो क्या करता जाता है जी, इसकी डिप्लेशन रीजन की विड्थ को कम करता रहता है और यहां पर जो पोटेंशियल बैरियर है वो भी रिड्यूस होता जाता है। जब आपका 0.7 वोल्ट हो जाएगा, इसके बराबर 0.7 दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, कैंसिल आउट कर देंगे, तो यहां पर जो डिप्लेशन रीजन है वो खत्म हो जाएगी, पोटेंशियल बैरियर भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अब चार्जेस जो है वो आसानी से इधर से इधर फ्लो करके जा सकते हैं और एक फॉरवर्ड बायस करंट फ्लो कराएंगे। यही बात मैंने यहां पर बताई भी है। देखिए एट नी वोल्टेज, अब ये नी वोल्टेज के मैं पहले आपको क्लियर कर देता हूं। नी वोल्टेज क्या होते हैं, ये देखो ना, यहां पर मैंने ग्राफिकली शो किया, ये करंट का ग्राफ है और वोल्टेज के दरमियान ग्राफ है। यहां पर वोल्टेज है ऐसे और यहां पर करंट आ गया फॉरवर्ड बायस के केस के अंदर। अब आपने क्या किया जी, ऐसा ऐसा वोल्टेज को बढ़ाना शुरू किया 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5। ठीक है, तो तकरीबन ना होने के बाद करंट फ्लो कर रहा था। लेकिन जैसे ही आप 0.7 वोल्ट पर आए ना, तो 0.7 वोल्ट पर आने के बाद अचानक से जो है ना वो करंट की वैल्यू ऐसे बढ़ी है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहां पर अंदर एक पोटेंशियल बैरियर था 0.7 वोल्ट का, आप बाहर से पोटेंशियल बैरियर लगा रहे हो, पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हो, 0.1 वोल्ट से स्टार्ट किया, तो अब थोड़ा सा पोटेंशियल बैरियर कम हुआ, 0.2 किया, 0.3, 0.4, 0.5, फिर एक खास आएगा पोटेंशियल 0.7 वोल्ट का, जिसके ऊपर इसका इंटरनल पोटेंशियल इसके एक्सटर्नल पोटेंशियल के बराबर हो जाता है और अपोजिट हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो वो खास वोल्टेज, जिस वोल्टेज के ऊपर आके इसका जो पोटेंशियल बैरियर है वो खत्म हो जाता है ना बच्चों, वो असल में हमारा जो है वो नी वोल्टेज होता है। तो ये देख सकते हैं 0.7 वोल्ट सिलिकॉन का हमारे पास वो पोटेंशियल बैरियर था, और जब एक्सटर्नली आप 0.7 वोल्ट पर आते हैं तो उसका इंटरनल बैरियर खत्म हो जाता है और करंट सडनली इंक्रीज करता है। ये जो वोल्टेज की वैल्यू 0.7 वोल्ट है, एक्सटर्नल वोल्टेज की वैल्यू, इसको नी वोल्टेज कहा जाता है, जिसके बाद सडनली करंट जो है वो इंक्रीज करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, और ये वही वैल्यू होती है इसकी जितना इसका इंटरनल पोटेंशियल बैरियर होता है।
समझ गए हो? सिलिकॉन है तो 0.7 वोल्ट का पोटेंशियल बैरियर होता है, तो 0.7 वोल्ट पर आने के बाद ही फिर इसके अंदर इंटरनल ब्रेक हो जाता है बैरियर और सडनली करंट को ऐसे इंक्रीज मिलता है। क्यों? क्योंकि पहले इस डिप्लीशन रीजन ने क्या किया हुआ था, इन चार्ज कैरियर्स को रोक के रखा हुआ था, खासतौर पे कौन से, मेजोरिटी चार्ज कैरियर। तो जब आपने इसको डिप्लीशन रीजन को खत्म कर दिया, पोटेंशियल बैरियर खत्म हो गया, तो अब मेजोरिटी चार्ज कैरियर आसानी से फ्लो करेंगे, तो लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करेंगे, इसलिए करंट सडनली ऐसे इंक्रीज करता है इसके अंदर। तो आप यूं लिखेंगे, एट द नी वोल्टेज मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स क्रॉस द जंक्शन। ठीक है, नी वोल्टेज के ऊपर जाके मेजोरिटी चार्ज कैरियर जो है वो जंक्शन को क्रॉस कर देते हैं। ठीक है, और आसानी से उनकी लार्ज अमाउंट फ्लो करके जाती है और एक जो है वो करंट फ्लो कराते हैं, जिस करंट को हम क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड करंट बोलते हैं। फिर से सुन लीजिए बच्चों, ये नी वोल्टेज कौन से वोल्टेज हैं, ये वो वोल्टेज की वैल्यू है जिस वोल्टेज की वैल्यू के ऊपर आके डिप्लीशन रीजन की जो पोटेंशियल बैरियर होती है वो खत्म हो जाती है, या पी एन जंक्शन का जो पोटेंशियल बैरियर है वो खत्म हो जाता है, टूट जाता है। ठीक है, उस वोल्टेज के आगे, उस वोल्टेज को हम जो है वो नी वोल्टेज कहते हैं। और नी वोल्टेज के बाद करंट जो है वो सडनली इंक्रीज करता है, ऊपर की तरफ जाता है। क्यों? पहले इसको रोक के रखा हुआ था इस डिप्लीशन रीजन ने। ठीक हो गया? ओके, अब जो है ना इसका ग्राफ को मैं दोबारा से ये चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ बच्चों। यहाँ पर हमने क्या किया जी, एक पी इंजेक्शन ले लिया यहाँ पे। ठीक है, उसका पी साइड को बैटरी के पॉजिटिव से, एन साइड को बैटरी के नेगेटिव से जोड़ दिया। यहाँ पर हमने एक वोल्ट मीटर लगा दिया पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए। सर्किट में हमने एक एमीटर लगा दिया करंट की वैल्यू को मेजर करने के लिए। ये एक जो है वो वेरिंग पोटेंशियल का सोर्स लगा दिया हमने। ठीक है, अच्छा अब क्या होता है जी, धीरे धीरे आप वोल्टेज को बढ़ाते जा रहे हो, जैसे मैंने यहाँ पे सिखाया था 0.1, 0.2, 0.3, 0.7। जब तक 0.7 तक आता है तो उस वक्त तक करंट की वैल्यू को खास इसमें से फ्लो नहीं करती। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता जा रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ खास अमाउंट ऑफ करंट फ्लो नहीं करती। लेकिन जैसे ही वो हमारे पास नी वोल्टेज यानी 0.7 वोल्ट पर आता है, ठीक है, तो उसके बाद इसकी जो डिप्लीशन रीजन है वो खत्म हो जाती है, पोटेंशियल बैरियर 0 हो जाता है। ठीक है, तो फिर सडनली करंट में एक इंक्रीज देखने को मिलता है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपको ग्राफ जो है वो उसको देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, अब इस ग्राफ की जो कर्व है ना वो किस चीज़ को शो करती है, वो शो कर देती है हमारे पास कंडक्टेंस को। कैसे मैं आपको बताता हूं, देखो स्लोप जो है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। यहां से आपने ऐसे एक लाइन ड्रा की तो एक ट्रायंगल बन जाएगी, यहां पर ये उसकी बेस आ जाएगी, ये उसका परपेंडिकुलर आ जाएगा। परपेंडिकुलर को मैंने यहां पर शो कर दिया आई वी, और बेस को मैंने यहां पे शो कर दिया डेल्टा वी। ठीक है, तो परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है, परपेंडिकुलर कितना है, डेल्टा आई, और बेस कितनी है जी, डेल्टा वी। यहां पर ये डेल्टा वी आ गई, डेल्टा आई डिवाइडेड बाय डेल्टा वी आ गई। ठीक है, तो ओहम लॉ के मुताबिक जो है वो आई बाय वी, वी बाय आई होता है आर के इक्वल। तो आई बाय वी फिर किसके इक्वल होगा, वी बाय आई बराबर होता है आर के इक्वल। तो फिर आई बाय वी किसके इक्वल लगा, 1 बाय आर के इक्वल। ये 1 बाय आर, 1 बाय आर क्या होती है, आर है रेजिस्टेंस, उसका अपोजिट क्या होती है, कंडक्टेंस। तो यहाँ पर उसकी जगह मैंने जी लिख दिया। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में ये पॉइंट भी आता है, तो इसको ध्यान से देख लीजिए। ठीक है बच्चों, ओके, तो ये हो गया जी हमारा फॉरवर्ड बायस का केस। उसके बाद हम आ जाते हैं जी रिवर्स बायस के अंदर। ठीक है, तो रिवर्स बायस जंक्शन क्या होती है बच्चों, अगर आप ऐसा कर दो कि ये जो पी एन जंक्शन का पी साइड है उसको बैटरी के नेगेटिव से और एन साइड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दोगे, ठीक है, तो इस तरह की जो जंक्शन होती है इसे हम कहते हैं रिवर्स्ड बायस जंक्शन। इसको यूं पेपर में लिखोगे, when p type region is connected to the negative and n type region is connected to the positive terminal of the battery, then pn junction will be reversed bias। ठीक है, तो यहां पर भी आपने वही चीजें नोट करनी है कि डिप्लीशन रीजन की विड्थ पे क्या असर पड़ता है। इसके अलावा आपने यहां पर बताना है कि भाई पोटेंशियल बैरियर में क्या कैसा चेंज आएगा। ठीक है, और ये दो चीजें अभी आपने सीखनी है। सही है, अब पहले क्या हो रहा था, हमारे पास डिप्लीशन रीजन की विड्थ कम हो रही थी, लेकिन जब आप रिवर्स बायस में आएंगे ना तो अब यहाँ पर डिप्लीशन रीजन की जो विड्थ है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। क्यों बढ़ना शुरू हो जाएगी, मैं आपको उसकी वजह बताता हूँ। ठीक है, जरा देखिए ध्यान से, यहाँ पर मैं आपको इसी तरह पहले सिखाता हूँ ये चीज़। ठीक है, जो आप आसानी से याद रख सकें। ये आगे जी फर्ज कर ले, हमारे पास एक डिप्लीशन रीजन थी और इससे इधर इधर जो था ना हमारे पास इधर इधर होल्स थे, ऐसे होल्स से इसके अंदर, और यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन से इस तरह से ऐसे। अब जब आपने इसको रिवर्स बायस में कनेक्ट कर दिया, यानी कि पॉजिटिव को इधर कनेक्ट कर दिया, नेगेटिव को इधर कनेक्ट कर दिया। पॉजिटिव क्या करता है, नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो यहाँ पर पड़े हुए इलेक्ट्रॉन को वो इधर को खींचेगा, अपनी तरफ खींचेगा। अब यहाँ पर इतने इतने तो आयंस थे, इसके इधर इधर जो है वो हमारे पास ये सारा रीजन था, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन थे, यानी इधर से इधर वाला जो हिस्सा है इसके अंदर चार्ज कैरियर मौजूद है, इससे इधर मौजूद नहीं थे। लेकिन जब आपने बैटरी से कनेक्ट कर दिया तो ये जो पड़े हुए इलेक्ट्रॉन इनको भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर देगा, ये इलेक्ट्रॉन भी यहाँ से उधर को जाना शुरू हो जाएंगे इधर को, तो ये वाला रीजन भी चार्ज कैरियर से आज़ाद हो जाएगा। तो डिप्लीशन रीजन की विड्थ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये यहाँ पर ऐसे, और देखिए यहाँ पर जो है वो आपने नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट किया है किसके साथ, पी टाइप के साथ, तो ये होल को हम पॉजिटिव मानते हैं, तो ये पॉजिटिव अट्रैक्ट करती हुई इसकी तरफ आएंगी, तो ये यहाँ से इस तरफ को जाएंगी। तो ये होल जब यहाँ से इस तरफ को आएंगी तो ये वाला रीजन जो है ये भी हमने होल से खाली करा लिया, यानी ये वाली भी फ्री फ्रॉम द होल हो गया। तो जो रीजन जिसके अंदर होल्स या इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते उसी को तो हम डिप्लीशन रीजन कहते हैं। तो हमारे पास डिप्लीशन रीजन की विड्थ जो है वो बढ़ जाएगी इस तरह से। ठीक है, ये था आपको याद रखने के लिए कि किस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ यूं जाएंगे, होल इसकी तरफ यूं जाएंगे, तो इस तरह से डिप्लीशन रीजन की विड्थ जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, अच्छा अब इसका कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट में ये होता है बच्चों के ये जो हमारे पास
ये चीज़ है ना, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये क्या करता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को छीन के लाता है और यहाँ पे ऐसे प्लेस करता है। जब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को छीन कर लाएगा ना, तो यहाँ पर उसकी जगह पे क्या हो जाएगा, जब इलेक्ट्रॉन एटम से जाता है ना, वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो यहाँ पर एक और पॉजिटिव आयन जो है वो बन गया। एक और इलेक्ट्रॉन इस एटम से छीन के गया तो वहाँ पे एक और पॉजिटिव आयन बन गया। इससे भी इलेक्ट्रॉन छीन के गया तो एक और पॉजिटिव आयन की लेयर बन गई। वो सारे के सारे नेगेटिव चार्जेस ला के इधर फेंकेगा। अब जिस एटम को इलेक्ट्रॉन देगा उस पर भी नेगेटिव चार्ज, दूसरे एटम ने इलेक्ट्रॉन रिसीव किया उस पर भी नेगेटिव चार्ज, तीसरे ने रिसीव किया उस पर भी नेगेटिव चार्ज। तो देखो पहले कितनी थी हमारे पास लेयर, ये दो लेयर थी, दो पॉजिटिव की थी, दो नेगेटिव की थी। लेकिन जब ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर गया ना, इसके पास ये वाला इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर इस पे क्या चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज, और इसके ऊपर क्या चार्ज आ गया, हमारे पास नेगेटिव चार्ज आ गया। जब ये वाला इलेक्ट्रॉन गया तो इस पर पॉजिटिव चार्ज, इधर नेगेटिव चार्ज। तो इस तरह से जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से शिफ्ट होकर इधर जा रहा है तो यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव आयंस की लेयर बनती रहेगी, यहाँ पर नेगेटिव आयंस की लेयर बनती रहेगी। तो इस तरह देखो हमारे पास जो डिप्लीशन रीजन है उसकी विड्थ बढ़ती जाएगी। तो पेपर में आपने इसको लिखना है विड्थ ऑफ द डिप्लीशन रीजन इंक्रीजेस। ठीक है, फिर बात करेंगे पोटेंशियल बैरियर की। पहले हमारे पास इधर दो लेयर पॉजिटिव आयंस की थी, दो लेयर नेगेटिव आयंस की थी, तो यहां पर जो है इनके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस कम था। लेकिन अब देखिए यहाँ पे तीन लेयर पॉजिटिव की आ गई, तीन लेयर नेगेटिव की आ गई। तो अब ये वाला ज्यादा हाई पोटेंशियल हो गया और ये ज्यादा लो हो गया। तो इस तरह इनके दरमियान जो पोटेंशियल बैरियर है वो बढ़ जाता है। तो यहां पर मैंने अगर इसका पोटेंशियल बैरियर का ग्राफ बनाया तो देखिए पहले कितना था गैप, इनके अंदर इतना गैप था, ये V था। लेकिन अब देखो ये जो P साइड और N साइड के दरमियान जो पोटेंशियल बैरियर है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। तो जब आप इसको रिवर्स बायस में लेके चलते हैं तो पोटेंशियल बैरियर की जो वैल्यू है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। वो देख सकते हैं आप आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इंक्रीज कर रही है। तो इसी तरह आप लिखोगे पोटेंशियल बैरियर इंक्रीजेस, यहाँ पर पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू जो है वो इंक्रीज कर जाती है। अब बच्चों यहाँ पे जो डिप्लीशन रीजन की विड्थ है ना वो पोटेंशियल इंक्रीज करने के साथ साथ इंक्रीज होती जा रही है। तो जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो कभी भी आप इस डिप्लीशन रीजन को क्रॉस करके नहीं जा सकते। आप वोल्टेज को बढ़ाते जा रहे हैं, डिप्लीशन रीजन की विड्थ बढ़ती जा रही है, लेकिन इसमें करंट फ्लो नहीं कर रहा। बहुत थोड़ा सा करंट फ्लो करके जाता है जिसको हम लीकेज करंट कहते हैं। और वो क्यों फ्लो करता है वो बच्चों इसके अंदर मौजूद माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से फ्लो करता है। क्यों, मैं आपको बता चुका हूँ कि देखिए यहाँ पे पॉजिटिव से नेगेटिव इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सेटअप होती है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई हमारे पास। ठीक है, अब ये जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन इधर नहीं आ सकते, होल यहाँ से उधर नहीं जा सकते। ठीक है, लेकिन ये देखिए यहाँ पर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर भी तो है ना, ये 1 2 3 इलेक्ट्रॉन आपको नजर आ रहे होंगे। ये इलेक्ट्रॉन जो है इनको ये फील्ड सूट करती है, ये यहाँ से इधर क्रॉस करके जा सकते हैं। क्योंकि देखो मैंने बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करके जा सकता है। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ से इस डायरेक्शन में ट्रेवल करके जाएंगे और एक करंट फ्लो कराएंगे। ठीक है, जिसको हम लीकेज करंट कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं आप रफ्ता रफ्ता वोल्टेज को रिवर्स बायस में बढ़ाते जा रहे हो, लेकिन करंट की कोई वैल्यू खास नहीं मिल रही। बहुत माइनर सा करंट इसमें फ्लो करता हुआ जा रहा है, जिस करंट को हम लीकेज करंट कहते हैं। अब आप वोल्टेज को मजीद बढ़ाते रहो। एक पॉइंट आएगा कि इसके अंदर जो इसकी क्रिस्टल है ना सिलिकॉन की या जर्मीनियम की, उसके अंदर बांड ब्रेक होने शुरू हो जाएंगे। जब बांड ब्रेक होंगे तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन और होल निकलेंगे, तो फिर वो फ्लो करेंगे सडनली, तो करंट जो है वो इंक्रीज करना स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ पर जिस पॉइंट पे जाके, जिस वोल्टेज पे जाके इसके अंदर बांड ब्रेक होने शुरू हो जाते हैं ना, उस वोल्टेज को हम ब्रेक डाउन वोल्टेज कहते हैं। ठीक है बच्चों, अच्छा तो यहां पर जो है फिर करंट की मिकदार जो है सडनली इंक्रीज करना शुरू कर देती है। इसको हम रिवर्स करंट कहते हैं। रिवर्स करंट की वैल्यू धीरे धीरे से बढ़ना शुरू हो जाती है। ठीक है, अब इस इफेक्ट को हम बोलते हैं ज़ीनर इफेक्ट। इसको हम यूं लिखेंगे, व्हेन वी इंक्रीज द रिवर्स्ड बायस वोल्टेज, कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक एंड लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीज्ड। ठीक है, एंड रिवर्स करंट फ्लो। तो क्या होता है जी, आप रिवर्स में वोल्टेज को बढ़ाते जा रहे हो। ठीक है, रिवर्स बायस वोल्टेज को, उससे कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होते हैं। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होने से इलेक्ट्रॉन होल पेयर प्रोड्यूस होता है। तो जब लार्ज अमाउंट ऑफ करंट आएंगे तो वो फ्लो करेंगे, तो एक लार्ज अमाउंट ऑफ करंट जो है फ्लो कराएंगे, तो इसलिए सडनली करंट में इंक्रीज आता है। ठीक है, ये जिस वोल्टेज पे ये सारा काम हो रहा होता है उसको हम बोलते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज। ठीक है, और इस इफेक्ट को हम बोलते हैं ज़ीनर इफेक्ट। ठीक है, और इसी प्रिंसिपल पे काम करता हुआ हम जो है वो ज़ीनर डायोड भी बनाते हैं। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद एक और पॉइंट यहाँ पे एवलांच इफेक्ट की तरफ जाएं। आप क्या करते हो, फर्दर जो है वो पोटेंशियल को बढ़ाते हो। अगर आप यहाँ पे पोटेंशियल को फर्दर इंक्रीज करेंगे तो फिर क्या होता है, जो यहाँ से माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इधर से इधर जा रहे हैं ना, ठीक है, उसके पास जो एनर्जी होती है वो और ज्यादा बढ़ जाती है। जितना ज्यादा आप रिवर्स बायस पोटेंशियल को बढ़ाओगे, इधर से इधर जाने वाला जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है, यानी जो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाने वाला, उसके पास एनर्जी और ज्यादा बढ़ जाती है। जब वो बहुत ज्यादा एनर्जी से जाके यूं जाता है ना, तो जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है ना, यानी वो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड जिसने बनाया हुआ है, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है, वो उस इलेक्ट्रॉन को जाके हिट करता है। जब उस इलेक्ट्रॉन को जाके हिट करता है तो वहां से इलेक्ट्रॉन को वो नॉकआउट कर देता है। अब वो जो इलेक्ट्रॉन वहां से नॉकआउट होता है वो भी हाई वेलोसिटी से निकलता है, वो जाके दूसरे एटम से टकराता है, उसके इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर देता है। फिर वहां से जो इलेक्ट्रॉन निकलता है वो जाके तीसरे एटम को नॉकआउट करता है। तो इस तरह से जो एक इलेक्ट्रॉन ने दूसरे को नॉकआउट किया, दूसरे ने तीसरे को नॉकआउट किया, तीसरे ने चौथे को नॉकआउट किया, तो इस तरह लार्ज अमाउंट ऑफ करंट जो है वो फ्लो करती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा तादाद के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो इस इफेक्ट को हम बोलते हैं एवलांच इफेक्ट। यहाँ पर ये देखिए, इसके बारे में मैंने लिखा है फर्दर इंक्रीज, यानी पोटेंशियल में अगर आप मजीद इंक्रीज करते हैं, काज
नॉक डाउन बाउंडेड इलेक्ट्रॉन, तो जो बाउंडेड इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको भी वो नॉकआउट कर देता है, उसको निकाल देता है फ्रॉम द कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर मौजूद तो इलेक्ट्रॉन फिक्स होते हैं, उन इलेक्ट्रॉन को भी वो नॉकआउट कर देता है, वहां से वो उसको बाहर निकाल देता है, ठीक है। और इससे लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करता है, इस फिनोमेना को हम बोलते हैं एवालांच इफेक्ट, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये ज़ीनर इफेक्ट और एवालांच इफेक्ट जो है समझ में आ गया। एक बार मैं फिर बता देता हूँ, होता क्या है, रिवर्स बायस में जब वोल्टेज को बढ़ाते जाते हो, फिर एक वैल्यू आती है जिस वैल्यू ऑफ वोल्टेज के ऊपर जाके इसके अंदर जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो ब्रेक होने शुरू हो जाते हैं, वहां से लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, वो फिर इंक्रीज करते, करंट में इंक्रीज लेकर आते हैं। अब जिस वोल्टेज पे ये काम हो रहा होता है उसको हम बोलते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज, ठीक है। उसके बाद फिर उसमें एक लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करता है। अब अगर आप मजीद जो वोल्टेज को इंक्रीज करते हो, तो मजीद वोल्टेज को इंक्रीज करते हुए फिर जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो इतनी हाई वेलोसिटी से, इतनी हाई एनर्जी से जाके उस एटम को, क्रिस्टल के एटम्स को, यानी सिलिकॉन या जर्मेनियम जिसकी भी क्रिस्टल है उसके एटम को हिट करते हैं कि वहां पे जो उसके जो बॉन्ड के दरमियान इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रॉन है ना, बाउंडेड इलेक्ट्रॉन, मतलब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये देखें ये बॉन्ड में मौजूद इलेक्ट्रॉन है। अब आगे क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन जब आएगा इस इलेक्ट्रॉन को इतने जोर से हिट करेगा ना यहाँ से, तो इस इलेक्ट्रॉन को वो नॉकआउट कर देगा। जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन नॉकआउट होगा वो जाके इस जो है वो इलेक्ट्रॉन को हिट करेगा, इसको नॉकआउट कर देगा। ये यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो जाके इसको नॉकआउट कर देगा, इससे निकलने वाला इलेक्ट्रॉन इसको नॉकआउट कर देगा। तो इस तरह से एक इलेक्ट्रॉन दूसरे को नॉकआउट कर रहा है, टकरा के दूसरा तीसरे को नॉकआउट कर रहा है, तीसरा चौथे को नॉकआउट कर रहा है, तो लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्लो होती है और इस तरह से लार्ज करंट फ्लो करता है, और इस इफेक्ट को हम बोलते हैं एवालांच इफेक्ट, ठीक है बच्चों। ओके, तो यहाँ पर आप इसका देख सकते हैं, ये हमारा जो सर्किट था रिवर्स बायस वाला, वो उसमें हमने देखा एक पी और एन लगाया हुआ है, पी को नेगेटिव से एन को पॉजिटिव से जोड़ा हुआ है, ये वोल्टेज के लिए, और ये करंट को मेजर करने के लिए हमने डिवाइसेस लगाई है, वोल्ट मीटर और अमीटर, ठीक है। तो हमने यहाँ से ऑब्जर्व किया जैसे जैसे हम वोल्टेज को बढ़ाते जा रहे हैं थोड़ा सा माइनर सा लीकेज करंट फ्लो करता है, लेकिन ब्रेकडाउन वोल्टेज के ऊपर आके इसमें सडनली करंट में इंक्रीज आता है, ये रिवर्स करंट कहलाता है, ठीक है बच्चों। ओके, अब ये वाला जो पोर्शन है इसका और ये वाला जो पोर्शन है, दोनों को जो है वो मिला के आपने ये ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो ये हमारा आ जाता है जी IV कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ PN जंक्शन, ठीक है। करंट और वोल्टेज के दरमियान रिलेशन को ये एक्सप्लेन करती है। ऊपर फॉरवर्ड बायस और नीचे हमारे पास ये रिवर्स बायस का केस आ जाता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर भी मैं एक चीज़ और बता दूँ आपको कि ये जो हमारे पास फॉरवर्ड बायस में जो थोड़ा सा माइनर सा करंट फ्लो कर रहा था ना, ये भी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से ही फ्लो कर रहा था, ठीक है। तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से यहाँ पे भी थोड़ा सा करंट फ्लो करता है, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से यहाँ से भी थोड़ा सा करंट फ्लो करता है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है या किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप जरूर पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी से आज सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़।